अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़ुबीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ। तो मैं ले आई हूँ एक और नई कहानी। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, हमेशा की तरह आपसे यही कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए और कहानियाँ पसंद आए तो शेयर करना ना भूलें। तो मैं शुरू करती हूँ एक और नई कहानी, इबरत। इबरत जिया मुग़ल की लिखी हुई कहानी है। तो शुरू करते हैं इबरत पार्ट 1। वजीहा उठो, फजर होने वाली है, प्रोफेसर मुबीन ने गमगीन आवाज़ में कहा। अजान तो होने दे, वजीहा ने सुस्ती से कहा। उठो वजीहा, मेरा दिल बैठा जा रहा है। वजीहा जल्दी से उठते हुए बोली। अल्लाह खैर करे, आप ठीक तो है ना? प्रोफेसर मुबीन ने उदास लहजे में कहा। मैं तो ठीक हूँ। अपने बेटे को देखो जाकर, लगता है आज फिर से उसे दौरा पड़ा है। सारी रात से जाग रहा है। वजीहा तेज़ी से उठी और बाहर जाते जाते रुक गई और इल्तिजा की। आप माफ़ कर दे उसे, उसकी तकलीफ़ में कुछ तो कमी होगी ना। वजीहा की आंखों से आंसुओं की झड़ी बहने लगी। प्रोफेसर मुबीन ने तड़प कर कहा, माफ़ी तो उसे अपने अल्लाह से मांगनी चाहिए। मैं तो बस उसके हक़ में दुआ ही कर सकता हूँ। मैं भी क्या करूँगी उसके कमरे में जाकर, अपना दिल ही जलाऊँगी। वजीहा ने रोते हुए कहा। कुछ सहारा हो जाएगा उसे, तुम्हारे समझाने से उसे सुकून मिलेगा। वजीहा ने हल्का सा दरवाजे को धकेला तो दरवाज़ा खुलता चला गया। मुस्तफ़ा बुत बना खिड़की के सामने खड़ा था। नवंबर की सर्द रात, यख बस्ता हवा खिड़की से तेज़ी से अंदर आ रही थी। पर्दे हवा के ज़ोर से उड़ रहे थे। सर्दी की लहर सी दौड़ गई वजीहा के जिस्म में। मुस्तफ़ा के जिस्म पर गर्म लिबास के बजाय स्लीपिंग सूट था। दुनिया माफिया से बेखबर खिड़की से बाहर देख रहा था। सर्द मौसम और ठंडी हवा के बावजूद उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। वजीहा बेगम ने मुस्तफ़ा के कंधे पर हाथ रखा और बड़े प्यार से बोले, क्या देख रहे हो बेटा? मॉम, वो सीढ़ी देख रही है ना? मुस्तफ़ा ने बिल्कुल साथ वाले घर जहाँ ताया मतीन रहते थे, दोनों घरों की सांझी दीवार के इस तरफ की दीवार के साथ लगी सीढ़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा। हाँ बेटा, ये सीढ़ी तो बहुत पुरानी है। क्या हुआ उसे? मॉम, उफ़क़ पहले अपनी जूती हमारे लॉन में फेंकती थी, फिर सीढ़ी पर तेज़ी तेज़ी से चढ़कर हमारी तरफ कूद जाती थी। बस मैं वो देख रहा था मॉम। आज वो घर बिल्कुल सुनसान पड़ा है, उस घर की आवाज़ें गुम हो गई है। ये कहकर मुस्तफ़ा ने दुख और कर्ब से माँ की तरफ देखा, जैसे चीख चीख कर कह रहा हो, मुझे वो दिन वापस चाहिए। क्यों अपने दिल को जलाते हो मुस्तफ़ा? ये कहकर वजीहा ने मुस्तफ़ा को गले लगा लिया। लंबा चौड़ा मुस्तफ़ा माँ की गोद में सिमट कर रह गया। इतनी मेहरबान गोद में ऐसे एक मासूम बच्चे की मानन सिसकियाँ लुटाता रहा, जैसे उसका खिलौना टूट गया और जुड़ने की उम्मीद भी ना हो। बस करो मेरे बच्चे, सब्र से काम लो, अल्लाह से दुआ मांगो और कोशिश करो उसे भूल जाओ। कैसे मॉम, कैसे? मुझे कोई तरीका तो बता दे। उठो, वज़ू करो, नमाज फ़ज्र पढ़ो, अल्लाह से माफ़ी मांगो। वो 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है, माफ़ कर देने वाला है, ज़रूर सुनेगा। वो सुनता है और सब्र भी अता करता है। मुस्तफ़ा ने कहा, मॉम, आप भी मेरे लिए दुआ करें अगर हो सके तो। वजीहा ने मुस्तफ़ा के अधूरे जुमले का मतलब समझते हुए कहा, तुम्हारे बाबा भी दुआ करेंगे और करते भी हैं, बस अब वो बोलते कम है। वजीहा अपने कमरे में आ गई। नमाज फ़जर के बाद गिड़गिड़ा कर अल्लाह के हुजूर अपने बच्चे के लिए सिसकियाँ लेकर सुकून की दुआ मांगने लगी। रोते हुए उसकी भी हिचकी बन गई थी। प्लीज़ उसके लिए दुआ करें, वो बड़ी अजियत में है, प्रोफेसर मुबीन ने कहा। वजीहा, तुम्हें याद है वो दिन जब निमरा सिमरा ने उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया था? मुझे आज भी याद है, जैसे कल की ही बात हो। अब माजी। बाबा, उफ़क़ मुस्तफ़ा भाई के कमरे में कुछ चोरी कर रही है, जल्दी आइए, उसे रंगे हाथों पकड़ते हैं। निमरा प्रोफेसर मुबीन का हाथ पकड़ कर ले गई। मुबीन अहमद कमरे में दाखिल हुए तो सामने उफ़क़ को देखा। उफ़क़ ने जल्दी से हाथ पीछे कर लिए तो मुबीन अहमद ने कहा, उफ़क़, क्या है तुम्हारे हाथों में? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं चाचू। हाथ सामने लाओ। उफ़क़, मैं कह रहा हूँ हाथ सामने लाओ। इस मरतबा मुबीन अहमद ने गुस्से से कहा तो उफ़क़ खौफ़ज़दा हो गई। वो एकदम पीछे को खिसकी और पीछे पड़े टेबल पर फ़ोटो फ्रेम वापस रखने लगी तो फ्रेम बजाय टेबल पर रखने के ज़मीन पर गिर गया, जिसमें मुस्तफ़ा की तस्वीर लगी हुई थी, और शीशा टूटकर चकनाचूर हो गया। उफ़क़ बिजली की सी तेज़ी से ज़मीन पर बैठी और हाथों से कांच समेटने लगी तो
दोनों हाथ बुरी तरह से जख्मी हो गए और खून बहने लगा। वो खून की परवाह किए बिना फ्रेम को उठाकर पागलों की तरह बोले जा रही थी, चाचू तस्वीर पर डस्ट थी, मैंने साफ करने के लिए फ्रेम उठाया था। अब मुबीन अहमद को कौन समझाए कि उफ़क़ के मासूम से दिल में मुस्तफ़ा के लिए बेपनाह मोहब्बत थी। काश ये बात निम्रा, सिमरा, वजीहा और मुस्तफ़ा को भी समझ में आ जाए। प्रोफेसर मुबीन तड़प कर आगे बढ़े और उसके हाथों में से कांच के टुकड़े निकाले और फिर बड़ी मानी खेज नज़रों से निम्रा और सिमरा को देखते हुए कहा, बेटा मुझे माफ़ कर देना, समझा मैं समझा तुम यहाँ चोरी करने आई हो। उफ़क़ के दोनों हाथ बुरी तरह से जख्मी हो चुके थे। प्रोफेसर साहब ने दवाई लगाकर हल्की सी पट्टी बांध दी और ढेरों दुआओं देकर उसे वापस उसके घर भेज दिया। उफ़क़ वापस जाते हुए मुड़कर मुस्तफ़ा के फ़ोटो फ्रेम को देखा और रोती हुई वापस घर चली गई। तो निम्रा, बेटा देखा आपने उफ़क़ क्या चोरी कर रही थी? प्रोफेसर मुबीन ने बेटी को तंज करते हुए कहा। वजीहा बेगम अब जब उफ़क़ पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया था, इस वक्त उसकी उम्र सिर्फ 13 बरस थी और मुस्तफ़ा 24 बरस का था। वो बचपन से ही मुस्तफ़ा को चाहने लगी थी। अपने ज़ख्मी हाथों की तकलीफ़ नहीं थी उसे, दुख था तो ये कि फ्रेम टूट गया था या वो दोबारा ये फ़ोटो नहीं देख पाएगी। जब प्रोफेसर मुबीन पिछली बात वजीहा को याद करा रहे थे तो उस वक्त मुस्तफ़ा दरवाजे के पास खड़ा सारी बात सुन रहा था। पिछले कई सालों से अपने अंदर कुव्वत पैदा करता रहा कि आज बाबा के पाँव पर गिरकर माफ़ी मांगूंगा। दरवाजे पर पहुंचकर हिम्मत जवाब दे जाती थी और वापस कमरे में लौट आता था। आज भी इसी नीयत से आया और मुबीन अहमद पुराने किस्से पर वजीहा से बात कर रहे थे। मुस्तफ़ा दरवाजे से वापस पलट गया और अपने कमरे में बेड के साथ टेक लगाकर बैठ गया और उस किस्से को फिर से याद करते हुए सिसक पड़ा। माजी, भाई आपका फ़ोटो फ्रेम उफ़क़ ने तोड़ दिया। मुस्तफ़ा यूनिवर्सिटी से जैसे ही घर आया, निम्रा सिमरा दोनों ने शिकायत लगाते हुए कहा, कैसे तोड़ दिया? सब कहाँ थे? तुम दोनों ने मना नहीं किया उसे? भाई हमें पता ही नहीं कब वो आपके कमरे में घुस गई। अभी अगर मैं शोर ना मचाती तो पता नहीं क्या क्या नुकसान कर जाती। मुझे समझ नहीं आती ये लड़की मेरे पीछे क्यों पड़ गई है। मुस्तफ़ा ने इंतहाई गुस्से में कहा। अब अगर मेरे सामने आई तो लगा दूंगा उसे दो। अब ये मेरे कमरे में आई तो मैं तुम दोनों की भी खबर लूँगा। मुस्तफ़ा ने दोनों बहनों को वार्निंग देते हुए कहा। खाना तो खाने देती बेचारे को, आते साथ भड़का दिया उसे। वजीहा ने दोनों को डांटा और मुस्तफ़ा के कमरे में चल पड़ी। मुस्तफ़ा गुस्से से लाल पीला था, उसकी फ़ोटो टेबल पर से गायब थी। मुस्तफ़ा ने पिछले हफ्ते इसे फ्रेम करवाया था। उसकी फ़ोटो थी ही बहुत खूबसूरत, हर किसी की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कराने के लिए काफ़ी थी। अब खाली टेबल उसे मुँह चिढ़ा रहा था, नहीं छोड़ूंगा उसे, मुंह में बड़बड़ा रहा था। मुस्तफ़ा बेटा खाना खा लो, मैं ड्राइवर भेजकर दोबारा फ्रेम करवा दूंगी, तुम फिक्र मत करो। गुस्सा तो मेरा तब खत्म होगा जब मैं लगा दूंगा उसे 2-4। ऐसा बाबा के सामने मत बोलना, इकलौती भतीजी हैं उनकी। क्यों ना बोलूँ? बाबा ने सर ना चढ़ाया होता तो इतनी हिम्मत ना होती हमारे घर आने की। मतीन मुबीन साहब के छोटे भाई थे। दोनों भाइयों के घर साथ साथ थे। दोनों घरों के दरमियान एक छोटी सी दीवार थी। उफ़क़ मतीन साहब की इकलौती बेटी थी, जबकि मुबीन के 3-4 बच्चे, एक बेटा और 2 बेटियां शामिल थे। उफ़क़ के घर वाली साइड पर दीवार के साथ एक छोटी सी सीढ़ी थी, जिस पर चढ़कर उफ़क़ मुबीन चाचू के घर कूदती और उनके गेट से भागती, फिर अपने घर आ जाती और फिर सीढ़ी से इधर कूद पड़ती। ये मासूम सा खेल था उसका। निम्रा सिमरा को बचपन से ही उससे बड़ी चिढ़ थी। उफ़क़ दोनों से छोटी थी, गोरा रंग, बड़ी बड़ी सब्ज़ आँखों वाली उफ़क़ कुदरत का हसीन शाहकार थी। उसकी मासूमियत ने हुस्न को 4 चाँद लगा दिए थे। स्कूल में तमाम असातिज़ा की तवज्जो ख़ास हासिल थी उसे। जितनी हसीन थी उससे बढ़कर उसका ज़हन भी था। क्लास में उफ़क़ से ज़्यादा आगे पढ़ने की सलाहियत भी किसी की ना थी। खेलों में भी चैम्पियन थी। कुदरत ने शायद इसे इतनी सलाहियतें इसलिए दी थी कि वो अपने आने वाले संगीन सूरत हाल का मुकाबला कर सके। मतीन और मुबीन की तवज्जो का ख़ास खुसूसी मरकज़ थी। उफ़क़ एक मोहब्बत और इज़्ज़त करने वाली बच्ची थी, जिसने बचपन से यही सबक सीखा था। निम्रा सिमरा भी
निमरा सिमरा बहुत अच्छी है, मुस्तफ़ा भाई बहुत अच्छे हैं, चाचू चच्ची बहुत अच्छे हैं, ख्याल रखते हैं, जबकि लोग अच्छे नहीं होते, वो मारते हैं। न जाने क्यों उफ़क़ के दिल में ये बात बैठ गई थी और लोगों से वो खौफ खाने लगी थी। वजीहा बेगम को ससुराल वालों से सख्त चिढ़ थी। यही वजह थी कि वो अपने बच्चों में मोहब्बत के जज्बात पैदा नहीं कर सकी। मतीन का बिजनेस बहुत अच्छा जा रहा था, जबकि मुबीन अहमद की किस्मत इनका साथ नहीं दे पा रही थी। मतीन घर के लिए जो भी सौदा सल्फ लाते, बराबर हिस्सा मुबीन को भी भेजते। उफ़ा खुशी खुशी तमाम सामान अपनी सीढ़ी से चढ़कर चाचू के घर आती और किचन में रख जाती। मुस्तफ़ा के दिल में उफ़क़ के लिए कोई जज्बा नहीं था। होता भी कैसे? 11-12 साल छोटी बच्ची को वो सिर्फ आफत की पुड़िया के तौर पर ही जानता था। मुस्तफ़ा के पाँव से ज़मीन उस वक्त निकली जब वो पहली मर्तबा अपनी जॉब के लिए घर से जाने लगा तो उफ़क़ स्कूल का बैग लिए भागी भागी आई। हाँफती काँपती उफ़क़ ने कहा, मुस्तफ़ा भाई, आज मुझे स्कूल आप छोड़ने जाएंगे। ये कहकर उसने फ़ौरन गाड़ी का दरवाज़ा खोला और फ्रंट सीट पर बैठ गई। मैं क्यों जाऊँगा? मुझे खुद देर हो रही है। जाना तो पड़ेगा मुस्तफ़ा भाई, बाबा तो सुबह सुबह कहीं चले गए और जाते हुए कह गए तो मुस्तफ़ा के साथ स्कूल चली जाना। अब कहें तो उतर जाऊँगी गाड़ी से। मूड मेरा भी खास कोई नहीं जाने का। ये कहकर उफ़क़ गाड़ी से नीचे उतर आई और वापस जाने के लिए पलटी ही थी कि मुस्तफ़ा ने उसे बाजू से पकड़ा और गाड़ी में ढकेल दिया। बैठो और सीधी तरह स्कूल जाओ। मुसीबत, अब इससे भी मुझे स्कूल छोड़ना पड़ेगा। मुस्तफ़ा बड़बड़ाते हुए ड्राइव करने लगा। मुस्तफ़ा भाई, अब तो सारी ज़िंदगी ये मुसीबत आपके साथ साथ रहेगी। क्या मतलब है तुम्हारा? रोज़ मैं छोड़ने जाया करूँगा तुम्हें? मुस्तफ़ा ने तकरीबन चीखते हुए कहा। नहीं, शादी के बाद तो साथ साथ रहेंगे ना, उफ़क़ ने बड़ी मासूमियत से कहा था। किसकी शादी के बाद उफ़क़? मुस्तफ़ा भाई, मेरी और आपकी शादी के बाद। मुस्तफ़ा ने झट से ब्रेक लगाई और उफ़क़ का सर सीधा डैशबोर्ड से जा लगा और वो खा जाने वाली नज़रों से उफ़क़ को देखने लगा। क्या बकवास कर रही हो? उफ़क़ सर पर चोट लगने से ज़ारो कतार रोते हुए बड़ी मासूमियत से बोली। तो और किससे करूँगी शादी? बाबा और मामा कहते हैं लोग बुरे होते हैं, शादी अपनों में ही होनी चाहिए। उफ़ उफ़क़, वो किसी और की बात कर रहे होंगे। मेरा दिमाग माऊफ कर दिया तुमने। तुम अपना ध्यान पढ़ाई पर दो, अभी तुम्हारा वक्त नहीं आया शादी का। उफ़क़ ने एक ना सुनी मुस्तफ़ा की और सारा रास्ता तकलीफ से रोती रही। स्कूल पहुंचकर उफ़क़ गाड़ी से उतरने लगी तो मुस्तफ़ा जल्दी से उतरा। उफ़क़ के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, मुझे दुख है तुम्हें चोट लगी, ये लो 50 रुपये, चीज़ें खा लेना। उफ़क़ ने खुशी खुशी 50 रुपये हाथों में पकड़े और गेट से अंदर भागती चली गई। मतीन अहमद ने मुस्तफ़ा के लिए अपॉइंटमेंट लेकर आज वक्त पर पहुंचने की ताकीद की थी। एक मल्टीनेशनल कंपनी को फाइनेंस मैनेजर की ज़रूरत थी। मतीन अहमद ने मुस्तफ़ा को इस सीट के लिए मौजूद समझा। मुस्तफ़ा को भी जॉब की तलाश तो थी ही, लिहाजा वक्त मुकर्ररा पर पहुंचकर अपना पहला दिन खुश असलूबी से निभाया। जॉब मुस्तफ़ा के मिजाज के मुताबिक रही। सुबह 9 से 5 बजे तक। बाकी का टाइम वो कुछ मुख्तलिफ कोर्सेज करने का सोच रहा था जो आगे जाकर उसके लिए मुआवन साबित होते। शाम छुट्टी के बाद घर आते हुए रास्ते में मुस्तफ़ा को एकदम से उफ़क़ की बात याद आ गई। मुस्तफ़ा भाई, मेरी और आपकी शादी होगी। लोग अच्छे नहीं होते, इसलिए मेरी और आपकी शादी। मुस्तफ़ा को पहले गुस्सा आया, फिर मुस्कुरा उठा। कितनी मासूम है, इतनी बड़ी बात को कैसे आसानी से कह गई। पागल, इतना नहीं मालूम उसे कि शादी के लिए मुनासिब उम्र भी होती है। इन्हीं सोचों में मुस्तफ़ा घर पहुंच गया। अभी गेट तक आया ही था कि किसी ने अंदर से गेट खोल दिया। गेट के पीछे उफ़क़ खड़ी मुस्कुरा रही थी। गाड़ी के अंदर आते ही उफ़क़ ने तेज़ी से गेट बंद किया और मुस्तफ़ा को सलाम करके भागती गेट से बाहर निकल गई। अभी मुस्तफ़ा गाड़ी को लॉक कर ही रहा था कि वो अपने घर से सीढ़ी पर चढ़कर मुस्तफ़ा को आवाज़ दे डाली और बोली, मुस्तफ़ा भाई, कैच। मुस्तफ़ा ने बेइख्तियार कैच के लिए हाथ बढ़ा दिया। हवा में उछलती एक चॉकलेट कैच करते हुए कहा, क्या करूँ मैं इसे? खा ले, मैं आपके लिए ही ले आई हूँ। ये कहकर उफ़क़ सीढ़ी से नीचे उतरकर वापस चली गई और मुस्तफ़ा का गुस्से से रंग लाल पीला होने लगा और चॉकलेट जेब में रखते हुए अंदर चला गया। मुस्तफ़ा ने अंदर जाकर सबको सलाम किया और चॉकलेट टेबल पर फेंकते हुए फ्रेश होने चला गया। निमरा ने जल्दी से आगे बढ़कर चॉकलेट उठाई और मज़े से खाने लगी। सिमरा मुस्तफ़ा के कमरे में जाकर शोर करने लगी, मेरे लिए क्यों नहीं लाई चॉकलेट? मुझे भी इसी वक्त चॉकलेट चाहिए। मुस्तफ़ा गुस्से से बोला, घर आते ही मुसीबत पड़ गई मुझे, तो एक चॉकलेट ली क्यों थी?
तुम्हें नहीं पता था कि ये दोनों सर खा जाएंगी तुम्हारा? वजीहा बेगम ने कहा। मैंने कब ली, वो झिल्ली दे गई मुझे। मनहूस, मुस्तफ़ा ने गुस्से से जवाब दिया। मुझे कुछ खाने को मिलेगा? हाँ, मैं लाती हूँ, सब्र रखो। वजीहा बेगम गरम गरम चाय के साथ पकोड़े बनाकर ले आई और जॉब का पूछने लगी कि कैसी रही। प्रोफेसर मुबीन घर आए तो मुस्तफ़ा टीवी पर प्रोग्राम देख रहा था। उसने जॉब के मुतालिक खुशी का इजहार किया और मज़ीद कोर्सेज का मशवरा लेने लगा। मुबीन अहमद ने मुस्तफ़ा की सोच को सराहा और आगे बढ़ने की दुआ देते हुए अपने कमरे में चले गए। निम्रा और सिमरा का टीवी लाउंज में शोर हद से ज़्यादा बढ़ा तो मुस्तफ़ा ने दोनों को बुरी तरह से झिड़क दिया। दोनों में ना ख़त्म होने वाली जंग जारी थी और रही कसर उफ़क़ ने पूरी कर दी। ये कहकर कि मुस्तफ़ा भाई, बाबा आपको बुला रहे हैं। मुस्तफ़ा ने गुस्से से उफ़क़ को देखा और बोला, कोई मसाला तो नहीं लगा आई तुम अब ताया अब्बू को? जी हाँ, मैंने उनको बता दिया था कि आपने मेरा सर डैशबोर्ड से मारा और अब इसी सिलसिले में आपको बुलाया है। ज़रा तशरीफ़ लाइए। उफ़क़ मसनूई गुस्सा दिखाकर और बुलाने का पैगाम देकर भाग गई। मुस्तफ़ा को कुछ झिझक सी महसूस हुई और ताया अब्बू के घर चला गया। अस्सलाम वालेकुम, मुस्तफ़ा ने कहा। वालेकुम अस्सलाम, आओ यहाँ मेरे पास बैठो। मतीन साहब ने बड़े प्यार से मुस्तफ़ा को अपने पास बिठाया और बोले, हाँ भाई साहबजादे, कैसा रहा पहला दिन? ज़बरदस्त ताया अब्बू, बस ऑफ़िस थोड़ी दूर है पर जॉब मज़े की है। गुड, मज़े की कैसे ना होती, कितने अरसे से मैं इसकी कोशिश में था। और रही बात ऑफ़िस की तो बरखुरदार, अब जॉब घर तो आने से रही, लिहाजा जाना तो पड़ेगा। वक्त पर निकल जाया करो, गाड़ी है तो पास में, कोई मसला नहीं है। सही ताया अब्बू, मैं इनकार तो नहीं कर रहा। मुस्तफ़ा ने अब अदब से जवाब दिया तो मतीन ने कहा, जीते रहो, जाओ अब आराम करो, जीते रहो अपने खर्च पर। उफ़क़ ने भी चुटकुला छोड़ा, फिर कल स्कूल जाते हुए मिलते हैं। उफ़क़ ने मुस्तफ़ा की दुखती रग पर भी हाथ रख दिया और मतीन अहमद मुस्कुरा उठे। मुस्तफ़ा जाते जाते रुक गया और बोला, ताया अब्बू, इसे मैं कल नहीं ड्रॉप नहीं करूँगा। ये इतना बोलती है और वो भी बेतुका। चले अब तुक्के से बोला करूँगी। उफ़क़ बेटा, सही कह रहा है वो, बहुत ज़बान चलती है तुम्हारी, बेगम मतीन ने डांटते हुए कहा। मुस्तफ़ा खा जाने वाली नज़रों से उफ़क़ को घूरता हुआ वापस चला गया। उफ़क़, निमरा, सिमरा तीनों से कोसों दूर भागता था। वो अक्सर यही कहता, या अल्लाह, ये तीनों कितना बोलती है और क्यों बोलती है। उफ़क़ मतीन साहब की इकलौती और बेहद लाडली बेटी थी। बेगम मतीन ने उसकी तरबियत में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। छोटी सी उम्र में तमाम कामों में माहिर कर दिया था। हालांकि घर में मुख्तलिफ कामों के लिए 2 मुलाजिम भी रखे हुए थे। कुरान पाक को तर्जुमे से पढ़ना और अहादीस मुबारका याद करवाना बेगम मतीन की अहम जिम्मेदारी थी। स्कूल का काम लिखना और याद करना, अल्लाह जाने उफ़क़ इतना काम तुम मिनटों में कैसे कर लेती हो? बेगम मतीन हैरानगी से पूछती तो उफ़क़ झट से जवाब देती, मामा सुन ले। बेशक। और जब बेगम मतीन सुनने बैठती तो वो फर सुना देती। जल्दी उफ़क़ को हर वक्त जल्दी रहती, बस पढ़ाई ख़त्म हो और खेलने जाओ। उफ़क़ अपने सहन से और दूसरी तरफ निमरा या सिमरा अपने सहन से बैडमिंटन खेलती। बीच की दीवार खासी ऊंची होने की वजह से दोनों एक दूसरे को देख नहीं सकती थी। गाहे गाहे उफ़क़ सीढ़ी पर चढ़कर 1-2 चुटकुले छोड़ती और फिर से खेलने लगती। शाम के टाइम दोनों घरों के सहन में शोर खासा मचा होता। सहन के ऐन ऊपर मुस्तफ़ा का कमरा था। जब कभी मूड अच्छा होता तो वो कमरे की खिड़की से दोनों पार्टियों को खेलते हुए देखता रहता। साथ साथ उफ़क़ और निमरा सिमरा को टिप्स भी देता रहता। मुस्तफ़ा अक्सर यही देखता कि उफ़क़ का खेल निमरा सिमरा दोनों से काफ़ी अच्छा होता था और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता कि उफ़क़ को पता नहीं चलता दूसरी तरफ निमरा सिमरा की बजाय मुस्तफ़ा खेल रहा होता। तब उफ़क़ की खूब दौड़े लगती। वो बेचारी इस बात को समझ ही ना पाती कि आज इसके साथ क्या हो रहा है और तीनों इस बेचारी पर खूब हंसते। 6 माह फारिग रहकर मुस्तफ़ा काफ़ी चिड़चिड़ा सा हो गया था। अब इतने इंतज़ार के बाद मतलब की जॉब मिली थी, मिजाज बेहतर होने लगा था। प्रोफेसर मुबीन की तनख्वाह इतनी नहीं थी कि गुजर बसर सही से हो सके। मतीन अहमद ने काफ़ी हद तक उनका हाथ बटाया हुआ था। अब मुस्तफ़ा की टेंशन किसी हद तक कम हो रही थी। अच्छी जॉब के अलावा शाम का वक्त भी मुयस्सर होने लगा था। अब मुस्तफ़ा की रूटीन बनने लगी थी। शाम 5 बजे तक घर वापस आ जाना, फिर फ्रेश होने के बाद 7 से 8 बजे तक जिम जाना। जिम चूँकि घर के बराबर में था, लिहाजा आने जाने में इतना ज़्यादा टाइम सर्फ नहीं होता था। अब गाहे गाहे उफ़क़ किताबें उठाए सर पर सवार हो जाती थी।
वीकेंड था। उफ़क़ ने शोर मचा दिया कि मुझे टेस्ट की तैयारी करनी है और मैथ्स मुझे नहीं आता, लिहाजा किताबें उठाए मुस्तफ़ा के कमरे में आ धमकी। मुस्तफ़ा भाई मुझे मैथ्स की एक्सरसाइज करवा दे, कल टेस्ट है मेरा। मुस्तफ़ा ने नाक भौं चढ़ाई और पढ़ाने बैठ गई। मुस्तफ़ा पूरा सवाल पेपर पर हल कर रहा था और साथ साथ उफ़क़ को समझाने के लिए सर उठाया तो उफ़क़ कमरे में रखे बेड साइड टेबल के पास खड़ी पाई। बड़ी इन्हिमाक से मुस्तफ़ा की तस्वीर देख रही थी। उफ़क़! मुस्तफ़ा ने गुस्से से आवाज़ दी तो वो चौंक गई। वहाँ क्या कर रही हो? यहाँ मरो। उफ़क़ ने मुस्तफ़ा की बात को इग्नोर करते हुए कहा। मुस्तफ़ा भाई ये तस्वीर कब बनवाई आपने? मुस्तफ़ा का पारा मज़ीद हाई होने लगा। उफ़क़! कसम से मैं लगा दूंगा तुम्हें। किताबें उठाओ और निकल जाओ मेरे कमरे से। अच्छा मैं जाती हूँ पर एक शर्त पर। मुस्तफ़ा भाई एक दिन के लिए मैं आपकी तस्वीर ले जाऊँ प्लीज़। क्यों? किस खुशी में ले जाओगी? मुस्तफ़ा ने आंखें बड़ी करके हैरानी से पूछा। वो असल में मैंने अपनी सहेलियों को दिखानी है। उफ़क़ तुम यहाँ मेरे पास पढ़ने आई हो या मेरी तस्वीर लेने? आई तो पढ़ने थी पर तस्वीर देखकर दिल चाहता है मैं ले जाऊँ। प्लीज़ मुस्तफ़ा भाई प्लीज़ दे देना, बस एक दिन के लिए। अच्छा तो तुम ड्रामे कर रही हो पढ़ाई के? नहीं ऐसा नहीं, पर एक दिन के लिए दे देना प्लीज़। अच्छा अगर पढ़ना है तो पढ़ो वरना भागो, मुझे अपना काम करना है। उफ़क़ ने जल्दी से किताबें समेटी और मुस्तफ़ा से नज़र बचाकर इसकी तस्वीर दिल से लगाए बाहर निकल गई। दरवाजे तक पहुंची तो निम्रा सामने आती दिखाई दी। निम्रा ने पूछा उफ़क़ ये किसका फ़ोटो फ्रेम है? उफ़क़ ने छुपाने की कोशिश की तो निम्रा ने फ्रेम छीन लिया। ओह ये तो मुस्तफ़ा भाई की फ़ोटो है, पर ये तुम किस खुशी में ले जा रही हो? निम्रा ने सख्त गुस्से में पूछा। निम्रा आपी मैंने अपनी सहेलियों को दिखानी है और मैं मुस्तफ़ा भाई से पूछ कर लाई हूँ। निम्रा ने गुस्से में कहा। तुम्हें पता है ये कितना महंगा फ़ोटो फ्रेम है, टूट गया तो तुम भरोगी क्या? चलो भागो और ख़बरदार जो आइंदा इसे हाथ लगाया। उफ़क़ मुंह में बड़बड़ करती हुई निकल गई। मुस्तफ़ा ये सब कुछ देख रहा था। निम्रा ने गुस्से से फ़ोटो वापस रखते हुए कहा, भाई अब खबरदार ये फ्रेम मुझसे दिया तो मैं खुद दिखाऊंगी अपनी सहेलियों को। मेरा भाई और दिखाए वो? ये कैसे हो सकता है? नहीं ये हरगिज़ नहीं हो सकता। लेकिन तुम मेरी फ़ोटो अपनी सहेलियों को क्यों दिखाओगी? इतना हैंडसम भाई दिखाकर शो तो मारूंगी ना। मुस्तफ़ा इनका बचपना देखकर हंस पड़ा और बोला, अच्छा कल तुम ले जाना और परसों उससे ले जाने देना, ठीक है? नहीं नहीं हरगिज़ नहीं, निम्रा ने जिद करते हुए कहा तो मुस्तफ़ा को खामोश होना पड़ा। उफ़क़ 5 बजे के करीब सहन में मुस्तफ़ा का इंतज़ार कर रही थी। दूर से गाड़ी की आवाज़ सुनकर जल्दी से उस पार जाकर गेट खोल दिया। मुस्तफ़ा गेट खुला देखकर रोके बगैर गाड़ी सीधी पोर्च तक अंदर ले आया। गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला ही था कि उफ़क़ ने गुस्से से कहा, मुस्तफ़ा भाई मुझसे फ़ोटो फ्रेम छीनकर निम्रा खुद ले गई, मुझे नहीं दिया। सब सहेलियाँ अपने अपने भाई की तस्वीर लेकर आती है, तो बताइए मैं किसकी लेकर जाऊँ? जाइए मैं नहीं बोलती आपसे। उफ़क़ अपना गुस्सा उतार कर रोती हुई गेट से बाहर निकल गई। मुस्तफ़ा सोच में पड़ गया और उफ़क़ ने बोलने का मौका ही नहीं दिया और वो अपना दुख सुनाकर चली गई। मुस्तफ़ा थका हारा लाउंज में आया और मामा मामा आवाज़ें देने लगा। अगर मेरा आ गया मेरा बेटा, वजीहा बेगम ने अपने कमरे से बाहर आते हुए मोहब्बत से पूछा। अस्सलामु अलैकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम बेटा। तुम जाओ फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय बनवाती हूँ। निम्रा सिमरा भाई के लिए चाय बनाओ और हाँ साथ में बिस्किट भी ले आना, वो खाली चाय देखकर गुस्सा करेगा। निम्रा सिमरा एक दूसरे पर काम डालने लगी। एक ने कहा तुम चाय बनाओ, दूसरी ने भी यही जवाब दिया, मैं नहीं बना सकती, मेरे सर में शदीद दर्द है। दोनों की बकबक सुनकर वजीहा बेगम ने खुद उठकर चाय बनाई और मुस्तफ़ा के कमरे में ले आई। बेटा चाय पीकर अपने बाबा का पता लगा आना, काफ़ी देर हो गई है अभी तक वापस नहीं आए। मामा प्लीज़ बाबा को कहे अब ट्यूशन पढ़ाना छोड़ दें, मेरी अच्छी खासी जॉब है अब। मुस्तफ़ा ने जल्दी जल्दी चाय के सिप लिए और गाड़ी की चाबी उठाकर बाहर जाने लगा। निम्रा सिमरा दोनों टीवी देखने में मसरूफ़ थी। कहाँ जा रहे हैं मुस्तफ़ा भाई? सिमरान ने आवाज़ लगाई। मुझे मारकर चाहिए, मुस्तफ़ा ने कहा बाबा को लेने जा रहा हूँ, वापसी पर लेता आऊँगा। मुस्तफ़ा ने गाड़ी स्टार्ट की तो उफ़क़ ने सीढ़ी पर से ही पूछ डाला, मुस्तफ़ा भाई कहाँ जा रहे हैं? मुस्तफ़ा ने इसे भी यही जवाब दिया और कहा, उफ़क़ गेट बंद करो जल्दी से। उसने सीढ़ी से कूदकर मुस्तफ़ा की गाड़ी बाहर निकलने का इंतज़ार किया और मुस्तफ़ा को 1 मिनट रुकने का कहकर गेट बंद करके सीधी फ्रंट सीट पर बैठ गई। मुस्तफ़ा ने एक नज़र उसे घूर कर देखा और गाड़ी चला दी। तुम तो नाराज़ थी ना मुझसे?
मुझे पता था आप मुझे मनाएंगे तो नहीं, तो मैंने सोचा नाराज़ होने का क्या फ़ायदा। हा हा हा, ये हुई ना बात। जी, मैं भी ऐसे छोड़ने वाली कहाँ। अब खिलाएं मुझे बर्गर। उफ़क मुंह बनाकर दरवाजे की तरफ देखने लगी। मुस्तफ़ा ने मुस्कुराकर देखा और कहा, अच्छा, पर निमरा सिमरा को मत बताना। उफ़क खुश हो गई और बोली, हाँ, वो तो जान ही निकाल लेगी मेरी, कभी नहीं बताऊंगी। काफ़ी देर के बाद मुस्तफ़ा ने एक घर के सामने गाड़ी रोक दी और घर की बेल देखकर इंतज़ार करने लगा। प्रोफेसर मुबीन को यकीन था मुस्तफ़ा ही होगा, लिहाजा वो खुद ही बाहर निकल आए और मुस्कुराते हुए गाड़ी की जानिब बढ़े। उफ़क को फ्रंट सीट पर बैठे देखा तो पिछली नशिस्त की तरफ रुख कर लिया कि उफ़क इतने में जल्दी से बाहर निकल आई और तेज़ी से पीछे जाकर बैठ गई। अस्सलाम वालेकुम चाचू। वालेकुम अस्सलाम, आज मेरा बच्चा भी आया है? मुबीन अहमद ने चहक कर पूछा। चाचू, मैंने बर्गर खाना है, घर वालों से छुप कर आई हूँ। साथ ही खुशी से खिलखिला उठी। मुबीन अहमद ने पीछे मुड़कर उसके सर पर हल्की सी चपत लगाई और कहने लगे, घर जाकर उधम ना मचा देना। बाबा, अब आपकी ट्यूशन ख़त्म, मेरी इतनी अच्छी जॉब है, अब भला क्या ज़रूरत आपको इतनी मेहनत करने की। यार, अभी जब तक सेहत है, काम में बुराई क्या है, कौन सा मुश्किल काम है, बस पढ़ाना ही तो है। निमरा सिमरा की फ़ीस ही बन जाती है। बाबा, मुझे कंपनी वाले ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान से बाहर भेज रहे हैं, आज ही ऑर्डर आया है। मेरे अलावा 6 लड़के और भी शामिल हैं। क्या? उफ़क झट से मुस्तफ़ा और चाचू की सीट तक झुकते हुए बोली, ऐसे कैसे भेजेंगे वो हमारी मर्ज़ी के बगैर? मुस्तफ़ा भाई, आपने मना क्यों नहीं किया? मैं कैसे मना कर सकता हूँ, ये तो बॉस का ऑर्डर है और इसमें बुराई भी कोई नहीं। ट्रेनिंग के बाद तनख्वाह भी तो बढ़ जाएगी। उफ़क मुंह बनाकर चुप हो गई। मार्केट के करीब पहुंचकर मुस्तफ़ा ने गाड़ी रोक दी। सिमरा के मारकर सुबह का नाश्ता और उफ़क के लिए बर्गर जूस खरीद कर वापस आया तो उफ़क ने ख़ास खुशी का इजहार नहीं किया। मुंह फुलाए बैठी रही। बर्गर जूस लेकर साइड पर रख दिया और तमाम रास्ता खामोशी से बैठी रही। मुबीन अहमद ने पीछे मुड़कर देखा और बोले, खा लो बेटा, ठंडा हो जाएगा वरना। चाचू, मेरी भूख उड़ गई, जब दिल किया तो खा लूंगी। ऐसे कैसे भूख उड़ गई? मुस्तफ़ा, गाड़ी रोको। मुस्तफ़ा ने गाड़ी को साइड पर रोक दिया तो मुबीन अहमद ने कहा कि चलो जल्दी जल्दी खाओ और साथ मूड ख़राब होने की वजह भी बताओ। उफ़क ने चाचू की बात मानते हुए तेज़ी से खाने लगी। मुस्तफ़ा बैक मिरर से उफ़क को देख रहा था और मुस्कुराकर बोला, तौबा है उफ़क, कितनी ड्रामेबाज हो तुम। आते हुए ज़िद की कि बर्गर चाहिए, अब बाबा को देखकर कह रही हो खाने का दिल नहीं चाह रहा। कितनी ड्रामेबाज होती हैं ये लड़कियाँ। मुबीन अहमद ने मुस्तफ़ा को डांटते हुए कहा, मुस्तफ़ा, खाने दो उसे आराम से। घर पहुंचकर उफ़क चाचू को अल्लाह हाफिज़ कहकर उतर गई और मुस्तफ़ा को खा जाने वाली नज़रों से देखकर घर के अंदर घुस गई। मुस्तफ़ा ने अपने घर का गेट खोला, गाड़ी पोर्च में खड़ी करी, बाहर निकल आया तो साथ ही उफ़क अपनी सीढ़ी पर खड़ी नजर आई। अब क्या है ड्रामे? मुस्तफ़ा ने हंसकर कहा तो वो बोली, कुछ नहीं, आपका शुक्रिया बर्गर और जूस का। जवाब सुने बगैर वापस उतर गई। इस सुबह स्कूल में भी खासा मूड ख़राब था। घर आकर भी चुप चुप थी तो बेगम मतीन ने पूछा, उफ़क, क्या बात है बेटा, आज लड़कर तो नहीं आई किसी से? ओहो मॉम, अब बंदे की अपनी भी कोई लाइफ होती है, कुछ बातों से गुस्सा भी आ जाता है। उफ़क ने बात को टालते हुए कहा। शाम का बेसब्री से इंतज़ार करने लगी। मुस्तफ़ा की गाड़ी का हॉर्न सुनकर बेचैन हो गई। पता नहीं आज क्या खबर होगी, कब जाना होगा। चलो थोड़ी देर बाद पढ़ने के बहाने जाकर पूछती हूँ। ना उफ एक घंटा गुजारा ना गया। उफ़क के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था। बेगम मतीन से उसकी बेचैनी देखी ना गई तो बोल पड़ी, उफ़क, क्या बात है बेटा, क्यों पेट में मरोड़ पड़ रहे हैं तुम्हारे? मॉम, कल का टेस्ट मुझे बिल्कुल भी नहीं आता, सोच रही हूँ मुस्तफ़ा भाई से जाकर कुछ सीख आऊँ। हाँ, तो यहाँ कौन सा तुम पराठे पका रही हो? उफ़क ने बैग उठाया और तेज़ी से मुस्तफ़ा के घर पहुँच गई। चची को सलाम किया, निमरा सिमरा को सरासर इग्नोर करके सीधी मुस्तफ़ा के कमरे में घुस गई। देखा था उसको। सिमरा ने मामा को शिकायती अंदाज में कहा तो वजीहा ने कहा, हर वक्त ऐसे मत बोला करो, कहाँ जाएगी वो भी आखिर? बहन भाई कोई नहीं है उसका, तो तुम्हारे पास भी ना आए तो किधर जाए बेचारी बच्ची? मुस्तफ़ा लेट कर लैपटॉप पर किसी काम में मसरूफ़ था। गुस्से से बोला, उफ़क, तमीज़ नहीं है तुम्हें? ऐसे किसी के कमरे में नहीं घुसते। मैं किसी के कमरे में जाऊंगी तो तमीज़ से ही जाऊंगी। पढ़ने आई हो तो वापस चली जाओ। मैं इस वक्त बहुत ज़रूरी काम में मसरूफ़ हूँ। अच्छा, सिर्फ एक बात करूँगी, बोलो और भागो। मुस्तफ़ा ने उसे देखे बगैर जवाब दिया। मुस्तफ़ा भाई, आप जा रहे हैं, पता है मैं आपको बहुत मिस करूँगी। वजह? क्यों मिस करोगी तुम मुझे? इसलिए कि आप मुझे अच्छे लगते हैं और मेरा दिल चाहता है कि आप कहीं भी ना जाया करें। उफ़क, फजूल बातें मत किया करो मेरे सामने, तुम्हें शर्म नहीं आती? अपनी उम्र देखो और तुम्हारी बातें देखो।
क्या है मेरी उम्र को मुस्तफ़ा भाई। उफ उफक, चली जाओ यार, मेरा मीटर घूम गया ना तो उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दूंगा। चले फेंक दे, मैं भी तो यही चाहती हूँ, ताकि डायरेक्ट घर पहुँच जाओ, कौन सीढ़ियाँ उतर कर जाए। मुस्तफ़ा गुस्से से उठा और उफ़क हंसती हुई कमरे से बाहर भाग गई। अच्छा, फ्री होकर मुझे बता दे, मेरा कल टेस्ट है, थोड़ा सा पढ़ना था मुझे। भागते हुए सिमरा से जा टकराई। उफ़ उफ़क, अंधी हो क्या, कितनी ज़ोर से धक्का दिया मुझे। सॉरी सिमरा आपी, मैं दबा देती हूँ। ये कहकर उफ़क ने सिमरा के गले की तरफ हाथ बढ़ाया। सिमरा ने गुस्से से हाथ झटक दिया। उफ़क खिलखिलाकर हंसती हुई अपने घर भाग गई। उफ़क बेटा, एक बात कहूँ, बेगम मतीन बोली। जी मामा, इसमें भला पूछने की क्या बात है। उफ़क ने मामा के गाल पर बोसा देते हुए कहा। देखो उफ़क, मैंने महसूस किया है कि उन लोगों का रवैया तुमसे अच्छा नहीं है, वो तुम्हें बहुत इग्नोर करते हैं। एक लम्हे को उफ़क के चेहरे का रंग बदला, साथ ही उसने फिर से चेहरे पर मुस्कुराहट सजाते हुए कहा, मेरी अच्छी सी मामा, लोग तो इससे भी ज़्यादा बुरे होते हैं, है ना। मैं सही कह रही हूँ ना मामा। फिर इनसे डर भी लगता है। मज़े की बात, मुझे निमरा सिमरा से डर भी नहीं लगता। मामा जानी, वो गुस्सा ज़रूर करते हैं मुझ पर, लेकिन मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। निमरा सिमरा अपी सारा दिन आपस में भी लड़ती रहती है। जब मैं जाती हूँ तो खिलाड़ी बदल जाते हैं और गेम वही रहता है। अल्लाह तौबा उफ़क, बहुत बोलती हो तुम, बेगम मतीन ने तंग आकर कहा। मतीन अहमद वक्त से पहले ही घर आ गए थे, खैर है ना उफ़क के बाबा। बेगम मतीन ने उनकी पीली रंगत को देखते हुए पूछा। आज तबीयत खासी बिगड़ गई थी, सारा टाइम ऑफिस में लेटा रहा, अभी सैफी साहब छोड़कर गए हैं, खुद ड्राइव करने की हिम्मत भी नहीं हो सकी। उफ़क ने जल्दी से बाबा का ब्रीफकेस उठाया और एक हाथ से ऐसे उनको थाम लिया कि बावजूद तबीयत खराबी के मतीन साहब को उस पर हंसी आ गई। सोफे पर बैठते हुए बड़े प्यार से बोले, उफ़क ना पकड़ती तो मैं तो गिरने ही वाला था। उफ़क बाबा का मजाक ना समझते हुए फूले नहीं समा रही थी कि उसके सहारे की वजह से बाबा जान आराम से सोफे पर बैठे हैं, और तेज़ी तेज़ी से बाबा का सर दबाने लगी और ऐसे हिदायत देने लगी कि मतीन साहब अपनी हंसी ना रोक सके। बाबा जान, 1000 मरतबा कहा है कि जाते हुए टोपी पहन लिया करे, ठंड लग जाए तो तबीयत खराब हो जाती है, पर ना जी, सुनते ही नहीं आप। अब लग गई ना ठंड, पड़े रहेंगे 2 दिन तक बेड पर। तकलीफ के साथ साथ काम का भी हर्ज, बस ज़रा सी एहतियात ही तो कहती हूँ। उफ़क बोल बोल कर जब मामा बाबा की तरफ देखा तो दोनों हंस हंस कर लोटपोट हो रहे थे। मतीन अहमद बोले, उफ़क माशाल्लाह, माँ से भी 2 हाथ आगे जाओगी बेटा, लफ्ज़ बलफ्ज़ माँ का बोले जा रही हो। उफ़क गुस्से से बाबा की तरफ देख उफ़क ने गुस्से से बाबा की तरफ देखा और बोली, बाबा जान, मॉम से ज़्यादा मैं केयर करती हूँ आपकी, अभी भी मैं ना पकड़ती तो आप गिर जाते। हाँ मेरा जिगर का टुकड़ा, मेरा दिल भी तो तुम ही हो ना। मतीन साहब ने शफकत से उफ़क के सर पर हाथ रखते हुए कहा। उफ़क बेटा जाओ, देखो तुम्हारे चाचू घर आ चुके हैं कि नहीं। बाबा जान, वैसे तो वो 9 बजे घर आते हैं, लेकिन मैं फिर भी आपका पैगाम देकर आती हूँ। अब इसके आगे की स्टोरी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि आगे उफ़क की ज़िंदगी में क्या होना बाकी है। ये सब कुछ जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। अगली किस्त में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।